जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ERNA में बोले तो एग्जाम रिलेटेड न्यूज़ एनालिसिस गाइस, जिसमें हम इंडियन एक्सप्रेस की जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से उसको कवर अप करते हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं हमारे एक PYQ क्वेश्चन के साथ में। ये PYQ 2023 का है। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट दी हुई है एंड आपने बताना है कि इन तीनों में से कौन सी वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट आंसर पूछ रहे हैं यहाँ पे। So, the self-help group SHG program was originally initiated by the State Bank of India. इसको State Bank of India ने originally initiate किया था क्या? By providing micro credit to the financially deprived. Financially deprived को माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड करते हुए क्या ये प्रोग्राम SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया था, इनिशिएट किया था। ये है हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है इन एन SHG all members of a group take responsibility for a loan that an individual member takes। कि SHG में क्या होता है कि अगर यदि एक सिंगल पर्सन ने लोन लिया है तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे मेंबर्स की रहेगी। एंड थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है द रीजनल रूरल बैंक्स एंड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स सपोर्ट SHGs। कि रीजनल रूरल बैंक और जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होती है ना, आपने सुना होगा, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को क्या करती है, सपोर्ट करती है। सो हाउ मेनी ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट है इन तीनों में से, दो करेक्ट है, तीनों करेक्ट है, या फिर तो इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है, सारी की सारी रॉन्ग है? ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आप मुझे बताओगे नीचे कमेंट करके। ओके गाइस, सो कमेंट करना मत भूलना इस क्वेश्चन के साथ। सो चलो चलते हैं हम लोग हमारे फर्स्ट आर्टिकल की तरफ। सो पहला आर्टिकल हमारा बात कर रहा है जी एंड बिडेन जो है वो मिलने वाले हैं। कहाँ पे मिलने वाले हैं? सैन फ्रांसिस्को में। एक्चुअली सैन फ्रांसिस्को के करीब मिलने वाले हैं वो लोग। एंड क्यों मिलने वाले हैं, क्या रीज़न है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ये आर्टिकल आपको द वर्ल्ड पेज के ऊपर मिल जाएगा। ओके, सो US प्रेसिडेंट जो बिडेन एंड जी जिनपिंग ये मिलने वाले हैं। किस संदर्भ में मिलने वाले हैं, क्या टॉपिक है इनके मिलने का? एशिया पैसिफिक एपेक का जो समिट है ना वो होने वाला है, और उस एपेक समिट में मिलने तो वाले हैं, और साइड लाइन में ये दोनों लीडर्स भी मिलेंगे। और क्या बातचीत होने वाली है वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो वो बात करेंगे कि स्टेबलाइज किया जाए US एंड चाइना के रिलेशन को, जो काफ़ी टाइम से क्या हो रखा है, अप डाउन हो रखा है। लेकिन उसी के साथ साथ US प्रेसिडेंट जो है वो प्रिपेयर्ड है। किस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड है भाई? कन्फ्रंट करने के लिए अपने काउंटर पार्ट को, जो भी डिफिकल्ट इश्यूज है जैसे कि ट्रेड हो गया, उसके बाद बीजिंग का जो रिलेशनशिप है ईरान के साथ, और जो ह्यूमन राइट कंसर्न्स वगैरह जो चल रहे हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर काउंटर पार्ट को कन्फ्रंट भी करने वाले हैं US के प्रेसिडेंट। ओके, सो द टू लीडर्स विल मीट ऑन साइडलाइंस ऑफ समिट। ये तो मैंने आपको बताया। सिंस देन ऑलरेडी कभी कभी हो जाता है ऐसा। टू नेशंस हैव बीन फर्दर स्ट्रेन्ड बाय US ड्राउनिंग ऑफ चाइनीज स्पाई बलून्स। सो ये दोनों में ना थोड़े से टाइज में अंतर आ गए थे, कुछ कुछ इश्यूज आ गए थे, जैसे चाइनीज स्पाई बलून दैट हैड ट्रांसवर्स द कॉन्टिनेंटल US ओवर डिफरेंसेस ऑन सेल्फ रूल्ड आइलैंड ऑफ ताइवान। ताइवान से रिलेटेड भी आई थिंक परसों के न्यूज़पेपर में न्यूज़ थी कि वहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो है वो होने वाले हैं, राइट। सो कौन उसके लिए एलिजिबल है, इसके ऊपर वो पूरा का पूरा न्यूज़ का आर्टिकल था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था। कौन था वो पर्सन, वो आपने मुझे नीचे कमेंट करके बताना है। ओके, सो चाइनाज हैकिंग ऑफ बिडेन्स ऑफिशियल ईमेल एंड अदर इंसिडेंट्स। इसी के साथ साथ कि चाइना ने ईमेल हैक कर रखा है बिडेन का, और इस तरह के जो अदर इंसिडेंट्स थे उसकी वजह से थोड़ा क्या हो गया था, रिश्तों में दरार पैदा हो गई थी। दरार, राइट। अभी वो दरार भरने वाले हैं, किस तरह से भरेंगे ये हम लोग देखेंगे ही। सो द आउटकम ऑफ द टॉक्स बिटवीन टू लीडर्स हु हैव बिकम टू नो ईच अदर सिंस डिकेड से तो बात कर ही रही है। पूरा वर्ल्ड एंशियस है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, किस बारे में बात करेंगे। एंड ऑलरेडी क्रॉस करंट कंटेंट का जो टॉपिक्स है ना वो तो चल ही रहा है, जैसे कि पेंडेमिक है, पेंडेमिक के बारे में, वॉर्स इन द मिडल ईस्ट, ये तो हम लोग देख रहे हैं। कल भी हमने देखा था कि अल शिफा हॉस्पिटल में कौन सी चीज़ें हो रही है, उससे रिलेटेड भी एक आर्टिकल है आज हमारे पास। फिर यूरोप में जो वॉर हो रहा है उस बारे में, अपकमिंग इलेक्शंस इन ताइवान, ये तो मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात तो होगी ही होगी। और ये लोग मिलने वाले हैं, कब मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे? बट दे विल बी मीटिंग 1-on-1 एट फिलोली एस्टेट, अ कंट्री हाउस एंड अ म्यूजियम अबाउट 40 किलोमीटर साउथ ऑफ सैन फ्रांसिस्को। मतलब सैन फ्रांसिस्को के अराउंड ही मिलेंगे, अकॉर्डिंग टू द सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल। अब बात हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा एपेक के बारे में समझ लेते हैं। एपेक के बारे में समझते हैं कि एपेक क्या है।
सो गाइस एपेक एक रीजनल इकोनॉमिक फोरम है, ओके। इन शॉर्ट इकोनॉमिक रिलेशंस को, इकोनॉमिक को इंटीग्रेट करने के लिए, और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है, एपेक के जो मेंबर्स है ना, उनको कंट्रीज या मेंबर स्टेट्स नहीं कहा जाता है, तो क्या कहेंगे भैया, उनको कहते हैं इकोनॉमीज। क्या कहते हैं? एपेक के जितनी भी पार्टिसिपेंट मेंबर्स है उनको इकोनॉमीज कहा जाता है, बिकॉज ट्रेड एंड इकोनॉमिक इश्यूज आर फोकस ऑफ द ग्रुप। क्योंकि ग्रुप का फोकस क्या है, कुछ और मचमच इन लोगों को नहीं करने का है, इनको किस बारे में बात करने का है, खाली और खाली ट्रेड के और इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एपेक में बात होनी चाहिए, बाकी कोई भी बातें यहाँ पे नहीं होंगी। यही इनका मेन एम है एपेक वालों का। So, कब बनी थी एपेक? 1989 में बनी थी, ओके। एंड एम क्या था? लिवरेज द ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ एशिया पैसिफिक एंड क्रिएट ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी। कि ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस जो है उसको लिवरेज करना है, ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी लानी है फॉर द पीपल ऑफ रीजन थ्रू रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। कि रीजनली अगर हम लोग इंटीग्रेट होकर काम करेंगे तो इकोनॉमी क्या होगी, और ज़्यादा प्रॉस्पेरस हो जाएगी। ये इनका एम है एपेक का। फाइन, अब देख लेते हैं कि एपेक में कौन सी कंट्रीज आती है। अभी यहाँ पे नाम बताने से अच्छा है चलो मैप पे ही देख लेते हैं। सी एपेक एशिया पैसिफिक, तो एशियन कंट्रीज तो आ गई, पैसिफिक रीजन से सराउंडेड कंट्रीज भी आ गई। कौन सी आ गई? यहाँ पे सारी कंट्रीज का नाम है, कनाडा है, यूएसए, मैक्सिको है, पेरू है, चिली है, पापुआ न्यू गिनिया है, इंडोनेशिया, देन मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, हांगकांग, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ कि चाइना तो है ही, उसके साथ साथ तपाई, दैट इज तैवान, ओके। चाइनीज तपाई, तैवान और हांगकांग भी एक इंडिविजुअल मेंबर है, एक इंडिविजुअल इकोनॉमीज है एपेक में। फाइन, सो इतनी सारी कंट्रीज है, टोटल कितनी है? टोटल है 21। सो बात यहाँ पे ये आ जाती है, अब हम देखो, अब दूसरों का तो बता दिया 21 है, अब इंडिया इसमें है कि नहीं है, तो भैया अभी तक तो नहीं है, लेकिन इंडिया मेड अ फॉर्मल रिक्वेस्ट टू ज्वाइन एपेक इन 1991 में फॉर्मली ये रिक्वेस्ट किया गया था। एंड इन 2016 देन यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री निर्मला सीतारमन जी ने, जब जो 2016 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री थी, उन्होंने कहा था पार्लियामेंट को कि रिक्वेस्ट टू ज्वाइन वाज बेस्ड ऑन इंडियाज ज्योग्राफिकल लोकेशन। कि हमने क्यों रिक्वेस्ट की है, ये एशिया पैसिफिक है, हमने रिक्वेस्ट इसलिए की है इंडिया के ज्योग्राफिकल रीजन की वजह से। मेरा प्यारा इंडिया, मेरा प्यारा भारत देख रहे हो, यहाँ पे है हम लोग, राइट। तो जोग्राफिकली हम भी कहीं ना कहीं आसपास लोकेटेड है, इसीलिए, एंड बहुत ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है। पोटेंशियल साइज ऑफ द इकोनॉमी एंड डिग्री ऑफ ट्रेड इंटीग्रेशन विथ एशिया पैसिफिक, ये सारे रीजंस थे, ओके। सो ये सब था। एपेक का रोल क्या है? द ग्रुपिंग चैंपियंस फ्री ट्रेड, लोअरिंग ऑफ ट्रेड टैरिफ्स। सिर्फ ट्रेड बात नहीं कर रहे, फ्री ट्रेड की बात करते हैं यहाँ पे, राइट। उनका ये रोल है कि ट्रेड टैरिफ जो है वो कम से कम हो सके, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हो सके। अकॉर्डिंग टू यूएस डिपार्टमेंट ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट 5 year ऑपरेशन, एपेक एस्टैब्लिश्ड इट्स कोर ऑब्जेक्टिव्स, अपने कोर ऑब्जेक्टिव्स को एस्टैब्लिश किया। एंड 1991 में, ठीक है, 89 में बना था, देख लो, 1991 में सियोल डिक्लेरेशन, इसको आपको ध्यान में रखना है, सियोल डिक्लेरेशन हुआ। एपेक मेंबर्स इकोनॉमीज प्रोक्लेम्ड द क्रिएशन ऑफ एन लिबरलाइज्ड फ्री ट्रेड एरिया। कि हम क्या करेंगे, एक लिबरलाइज्ड फ्री ट्रेड एरिया क्रिएट करेंगे अराउंड द पैसिफिक रिम एज प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। की इस रिम में क्या होगा, इस रीजन में क्या होगा, फ्री ट्रेड रहेगा, ओके। ये पैसिफिक रिम में क्या रहेगा, फ्री ट्रेड रहेगा, ओके। अंडरस्टूड टिल ईयर? ये सारी की सारी चीज़ें थी। आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर हो गया रहेगा। बाकी इन दोनों में क्या बातचीत होती है नहीं होती, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे जैसे जैसे हमारे पास अपडेट्स आएंगी इनकी मीटिंग के बाद। तो चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ गाइस। इजरायली ट्रूप्स एंटर गाजा सिटी हॉस्पिटल, ये मैंने आपको कल बताया था। सर्च रूम बाय रूम की हालत आप देख रहे हो, किस तरह से पेशेंट को शिफ्ट किया जा रहा है। ये धुआं देखो यहाँ पे, कौन सी क्या क्या चीज़ें हो रही है। सो अब पॉइंट यहाँ पे याद है ना कि इजरायली ट्रूप्स एंटर, बिगेस्ट हॉस्पिटल है ये, मैंने आपको बताया था, बेसमेंट एरिया में उन्होंने एंटर किया। एंड उनका ये कहना था कि बेसमेंट एरिया में हॉस्पिटल के बीनीथ हमास फाइटर्स हैव बीटिंग हार्ट ऑफ देयर ऑपरेशंस एंड उनके हेडक्वार्टर्स एंड टनल्स एंड ऑल। लेकिन इस चीज़ को हमास ने कम्प्लीटली डिनाई कर दिया। इजराइल सेड इट्स ट्रूप्स अनकवर्ड अनस्पेसिफाइड वेपन्स, कि उनके ट्रूप्स जब वहाँ पे पहुंचे ना तो उनको अनकवर्ड अनस्पेसिफाइड वेपन्स मिले, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर मिला इनसाइड द हॉस्पिटल कंपाउंड के अंदर, ठीक है। आफ्टर किलिंग फाइटर्स इन क्लैश आउटसाइड, जैसे उन्होंने फाइटर्स से क्लैश उनकी हो गई हॉस्पिटल के बाहर के एरिया में, उसके बाद जब वो कंपाउंड में आए हैं ना तो उनको टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया, ऐसा उनका बोलना है।
वंस इनसाइड दे सेड देयर हैज बीन नो फाइटिंग एंड नो फ्रिक्शन विद सिविलियंस और पेशेंट्स, कि सिविलियंस या पेशेंट्स के साथ किसी भी तरह का कोई भी फाइट नहीं हुआ है ऐसे। सो द मिलिट्री रिलीज फोटोज ऑफ सोल्जर्स, मिलिट्री ने फोटोज भी रिलीज किए, और जैसे मैंने कल बताया था कि उन्होंने मार्क किया कि फूड सप्लाईज एंड बेबी फूड वहाँ तक प्रोवाइड हो सके, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से लेके गए थे, राइट। एंड अदर फोटो शोड इजरायली ट्रूप्स इन टैक्टिकल फॉर्मेशन, ये सारे फोटोज 2-3 जो है वो रिलीज हुए थे। वर्ल्ड अटेंशन इसलिए कि इतनी सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही है, बेसिक मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गया, ये सारी चीज़ें वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, फ्यूल नहीं पहुँच पा रहा है, उस वजह से इन्वर्टर्स नहीं चल रहे हैं, बेबीज़ के लिए इंक्यूबेटर्स नहीं चल रहे, तो बहुत सारे रीजंस वहाँ पे देखने को मिल रहे। गाजा ऑफिशियल सेज मैनी पेशेंट्स इंक्लूडिंग 3 न्यूबॉर्न बेबीज डाइड इन recent days, the result of Israel's encirclement of the facility. We can confirm that incubators, baby food and medical supplies brought by IDF tanks from Israel have successfully reached the Shifa hospital. की IDF tanks ने, इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने जो इंक्यूबेटर्स हो, बेबी फूड हो, मेडिकल सप्लाईज हो, जो लाया था वो वहाँ तक अलशिफा हॉस्पिटल तक पहुँच गया। लेकिन आर मेडिकल टीम एंड अरेबिक स्पीकिंग सोल्जर्स आर ऑन द ग्राउंड टू एंश्योर दैट दीज सप्लाईज रीच दोज इन नीड। आईडीएफ में भी वो लोग मेडिकल टीम लेके आए और ऐसे सोल्जर्स लेके आए जो अरेबिक बोल सकते हैं, अरेबिक स्पीकिंग सोल्जर्स, जिनको ट्रेनिंग दी गई है ताकि ग्राउंड पे उधर रह के वो लोगों की मदद भी कर सके, ऐसा इजरायली आर्मी मिलिट्री का कहना है। ओके, सो डॉक्टर अहमद अल मोहालत्ती सर्जन टोल्ड कि उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें बोली कि द साउंड ऑफ व्हाट ही डिस्क्राइब्ड एज कंटिन्यूस शूटिंग फ्रॉम द टैंक्स, वो साउंड वगैरह सुनाई दे रहा था, स्टाफ वगैरह छुपा हुआ था ओवर नाइट, ये सारी चीज़ें चल रही थी। उसी तरह से एक और विटनेस ने भी ये सारी चीज़ों के बारे में बताया। सो गाइज यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला आर्टिकल है, कतर सीकिंग अ डील टू रिलीज 50 हॉस्टेजेस एंड 3 days ट्रूस की 3 डेज का सीज फायर करने की बात की जा रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, इजराइल को मनाने की बात चल रही है और उसी के साथ साथ हमास से भी बात चल रही है कि वो 50 सिविलियन हॉस्टेजेस जिनको उन्होंने पकड़ रखा है, 240 से ज़्यादा को पकड़ रखा है, उसमें से 50 को वो क्या कर दे, वो रिहा कर दे, किसके बदले कि 3 दिन का सीज फायर करेगी इजराइल, ऐसा कतारी मीडिएटर्स का कहना है। दे वर ऑन वेडनेसडे सीकिंग टू नेगोशिएट। सो नेगोशिएशन अभी तक फिक्स नहीं हुआ है, यहाँ ये नेगोशिएशन चल ही रहा है। अब नेगोशिएशन में क्या कहना है, दैट इंक्लूड्स रिलीज ऑफ अराउंड 50 सिविलियंस फ्रॉम गाजा, की 50 सिविलियंस को अब गाजा से क्या कर दीजिए, रिलीज कर दिया, एंड एक्सचेंज करेंगे, 3 days सीज फायर रहेगा, एंड ऑफिशियल ने बताया। सो द डील वाज अंडर डिस्कशन विच वुड बी कोऑर्डिनेटेड विथ यूएस। सो इसको कौन कोऑर्डिनेट करवा रहा है, यूएस कोऑर्डिनेट करवा रहा है। वुड ऑल्सो सी इजराइल्स रिलीज सम पैलेस्टीनियन वुमेन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम इजरायली जेल। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 दिन का सीज फायर लगेगा, लेकिन शायद इजराइल भी जो है वो कुछ पैलेस्टीनियन वुमेन और चिल्ड्रंस को भी रिलीज करेगा, एंड इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड अलाउड इन गाजा। गाजा में थोड़ा सा ह्यूमैनिटेरियन एड जो है ना उसको भी और ज़्यादा अलाउ करेगा, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ना, अंदर से कुछ बाहर आ रहा है ना बाहर से कुछ अंदर जा रहा है, राइट। जितनी ह्यूमैनिटेरियन एड लोग भेज सक रहे उतनी भेज रहे, फिर भी वहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। It would mark the biggest release in hostage held by Hamas since the Palestinian military group burst over Hamas. ये सबसे ज़्यादा बिगेस्ट रिलीज होगी हॉस्टेजेस की अगर ये डील जो है वो क्रैक हो गई, और ये डील सीकिंग जो कतर कर रही है एज अ मीडिएटर, एंड अगर 50 हॉस्टेजेस को हमास ने रिलीज कर दे तो ये सबसे बिगेस्ट रिलीज होगी। कब से, अक्टूबर 7 से, जब से ये सारे इंसिडेंट जो है वो शुरू हुए। इट इज़ नॉट नोन हाउ मेनी पैलेस्टीनियन वुमेन एंड चिल्ड्रन इजराइल वुड रिलीज फ्रॉम इट्स जेल एज पार्ट ऑफ पैक्ट अंडर द डिस्कशन। ये नहीं बता सकते कि इजराइल कितनी पैलेस्टीनियन वुमेन एंड चिल्ड्रन को रिलीज करने वाला है, अभी तक तो नहीं बता सकते, बट पता चलेगा। तो द स्कोप ऑफ कतरी led negotiation has changed in recent weeks, but the fact that the talks are now focused on release of 50 prisoners in exchange of 3-day truce and that Hamas has agreed to outline of the deal have not been reported before. Such a deal would require Hamas handing over complete list of remaining living civilians. कि अगर ऐसा डील हो जाएगा ना तो हमास को एक और चीज़ करनी पड़ेगी, लिस्ट भी बतानी पड़ेगी कि कितने लोग उनके पास सिविलियन हॉस्टेजेस उनके पास रखे हुए हैं। ओके, बट इसके ऊपर इजरायली ऑफिशियल का अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया हुआ है, पता चलेगा, ये शायद चीज़ें हो सकती है, अगर सोचो हो गई तो
क्या होगा, इतने दिन से सब लोग जो कोशिश कर रहे कि कहीं तरह से एक सीज फायर लगे, कई तरह से सीज फायर के ऊपर ये एग्री हो जाए, वो कहीं ना कहीं मुकम्मल हो जाएगा, राइट। क्योंकि 3 डेज का सीज फायर भी बहुत बड़ी बात है। कल हमने देखा था अल शिफा हॉस्पिटल में कितना कुछ चीज़ें हो रही थी उधर, 5,000 से 7,000 सिविलियंस उधर है ऑलरेडी पनाह लिए हुए हैं, एंड बहुत ख़राब हालत है गाइज वहाँ पे। खैर आप लोगों को तो पता ही है। तो चलो आते हैं हम हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो आपको पेज नंबर 8 पे मिलेगा। ये है पीएम लॉन्चेस 24K करोड़ स्कीम। इस स्कीम के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत अच्छे से बताया गाइस इस स्कीम के बारे में। अगर आप जानना चाहते हो और तो यहाँ पे आई आइकन में आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा। तो चलो चलते और देखते कि ये स्कीम क्या है, किससे रिलेटेड है। सो कल क्या था, कल था 15 नवंबर। कल 15 नवंबर को हम क्या बनाते हैं, जनजातीय गौरव दिवस बनाते हैं, राइट। जनजातीय गौरव दिवस किसको रिमेंबर करते हुए, भगवान बिरसा मुंडा को रिमेंबर करते हुए, राइट। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन वेनसडे लॉन्च 24 करोड़ स्कीम, ये तो हमने आपको बताया था, ठीक है। ऑन द एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ट्राइबल आइकन बिरसा मुंडा फ्रॉम झारखंड कुंटी डिस्ट्रिक्ट, वहां से ये सारी चीजें की गई। सो द पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान इज मेंट टू एंश्योर। अब एक महाअभियान भी है, किस लिए, पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ये इसलिए कि लास्ट माइल तक पहुंच सके, क्या, वेलफेयर स्कीम डिलीवरी, किसको, किस लिए, पीवीटीजीज के लिए, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। सी ट्राइबल्स तो बहुत सारे हैं, बट उसमें भी पीवीटीजीज जो है वो वल्नरेबल, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है। क्यों ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, क्योंकि बेसिक चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे तक नहीं पहुँचती। अब कौन है ये लोग, देखो। So there are PVTGs who are backward among the आदिवासी कम्युनिटी में भी बहुत backward है। They PVTGs did not get पक्का houses, no schools for their children, पक्का घर नहीं है, बच्चों के लिए स्कूल नहीं है। एंड ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो हम लोग बहुत आराम से एंजॉय करते हैं ना गाइस, 10 मिनट के लिए अगर नेट चला जाए ना तो पागल हो रखोगे, राइट। 15-20 मिनट के लिए लाइट चली जाए, फैन ऑफ करके देखो कैसा फील होता है। तो विदाउट दीज बेसिक एमिनिटीज तो हम रह नहीं सकते। घंटों का, दिनों का क्या, घंटों का कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे हम बिना इन सारी चीज़ों का। तो सोचो, उनके पास ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना पक्का घर है, ना बच्चों के लिए स्कूल है। तो ये जो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें जो हमारे पास है, जिनकी वैल्यू तक नहीं है हमें, वो चीज़ें प्रोवाइड करना बहुत कैसी बात है। सोचो आप कि कितना ज़्यादा उनका हालत स्थिति वहाँ पे ख़राब है, उन तक पहुंचने के लिए चीजें करी जा रही है। सो एट अ गैदरिंग एट कुंती, मोदी ऑल्सो लॉन्च विकसित भारत संकल्प यात्रा, नेशन वाइड प्रोग्राम टू रीच आउट ऑल विलेजेस एंड इंक्लूड दोज एलिजिबल फॉर वेरियस सेंट्रल स्कीम्स। कि जितनी भी सेंट्रल स्कीम्स है ना, उसमें जो भी लोग एलिजिबल है उन तक पहुंचना, इसलिए वो प्रोग्राम है। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, ओके। एंड बाकी सारी चीज़ें तो मैंने आपको बताई। ही पेड फ्लोरल ट्रिब्यूट उन्होंने पे किया। इस फोटो में आप देख सकते हो, राइट। इस फोटो में देख सकते हो कि किस तरह से उन्होंने फ्लोरल ट्रिब्यूट जो है वो पे किया है टू बिरसा मुंडा, ओके। सो ड्यूरिंग द gathering he said that we take a pledge to fulfill our dream by making India आत्मनिर्भर एंड डेवलप। कब तक बोल रहे हैं आत्मनिर्भर एंड डेवलप बनाना है, टिल 2047 तक। और क्या करेंगे इसको बनाने के लिए, इरेडिकेट द एटीट्यूड ऑफ स्लेवरी, कि स्लेवरी का इरेडिकेशन करेंगे। बी प्राउड ऑफ द कंट्रीज रिच हेरिटेज, के लिए हमें प्राउड फील करना है। विल स्ट्रेंथन द यूनिटी ऑफ कंट्री, कि यूनिटी, कंट्री को यूनाइटेड रखना, एंड रिस्पेक्ट दोज हु प्रोटेक्ट आवर कंट्री एंड डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ बीइंग सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, ओके। सो India's Amrit Kal needs a new energy and mantra. For that he said we have to strengthen 4 principles, कि इंडिया को अगर अमृत काल में हम लोगों को लेके जाना है ना, तो उसके लिए एक अलग तरह की एनर्जी लगेगी, राइट। अब किस तरह की एनर्जी लगेगी, उन्होंने 4 पिलर बताए फॉर दिस एनर्जी, दैट इज नेशन, ऑफ दिस नेशन वुमेन, फार्मर्स, यूथ्स, मिडिल क्लास एंड पुअर। इनको अगर हमने स्ट्रेंथन कर लिया तो इंडिया किस तरफ जाएगी, अमृत काल की तरफ जाएगी। सो इसी के साथ साथ आपको एक चीज और भी देखनी कि झारखंड हैज बीन शॉवर्ड विद स्कीम वर्थ ₹50,000 करोड़ एंड हैज बिकम द कंट्रीज फर्स्ट स्टेट।
किस चीज़ के लिए फर्स्ट स्टेट बना है? 100% रेल इलेक्ट्रिफिकेशन, की रेलवे जो वहाँ पे है वो 100% इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलेगा, राइट, चल रहा है। तो आपका ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन सा स्टेट है इंडिया में फर्स्ट स्टेट टू बी 100% रेल इलेक्ट्रिफिकेशन? सो इट इज़ झारखंड। ओके गाइस, सो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। इतना ही था इस आर्टिकल में, बाकी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। पेज नंबर 8 के ऊपर ये आर्टिकल है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने बता दिए। ओके, तो चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सो गाइस देखते हैं अब वाइडर गैप के बारे में, जो बात कर रहा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की। तो सबसे पहले मैं आपको इंपोर्ट क्या होता है एंड एक्सपोर्ट क्या होता है उसको वो बता देती हूँ, ठीक है। इंडिया में, ठीक है, जब कोई चीज़ हम बाहर से अंदर लाते हैं इन, सो वो हो जाता है इंपोर्ट। और जब हम अंदर से बाहर भेजते हैं, इंडिया से फॉरेन चीज़ें जाती है, तो वो होता है एक्सपोर्ट, ठीक है। और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है ना, दैट इज ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा रहा तो क्या हो जाएगा, इकोनॉमी के ऊपर उसका इफेक्ट होगा। और इतना तो आपको समझ में आ गया रहेगा कि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए इम्पोर्ट से, राइट, तभी हम लोग फायदे में रहेंगे। ओके, लेकिन हो क्या रहा है, हो रहा है कि हमारा इम्पोर्ट जो है वो ज़्यादा है, एक्सपोर्ट जो है वो कम है। और क्यों कम है ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। अगर मैं अक्टूबर की बात करूँ तो एक्सपोर्ट अक्टूबर में हमने 33.57 बिलियन जो है वो एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, एंड $65 बिलियन इंपोर्ट किया है। तो आप देख रहे हो डिफरेंस कितना है, 65 है यहाँ पे एंड इधर 33.57 है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि मर्चेंडाइज इंपोर्ट जो है ना, मर्चेंडाइज इंपोर्ट वो क्या हुआ है, वो बड़ा है। ओके, मर्चेंडाइज इंपोर्ट बड़ा है, फ्रॉम 6.29% से 14% के ऊपर ये आया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात की लगातार जो है ये जो फैक्टर्स है ये अफेक्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। अक्टूबर इज द ओनली सेकेंड मंथ व्हेन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हैव ग्रोन। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स जब ग्रो हुआ है वो अक्टूबर में ही हुआ है, सेकेंड मंथ है ये। एंड ओवरऑल अक्टूबर थर्ड मंथ बोल सकते हैं हम लोग एक्सपोर्ट्स के लिए, ठीक है। सो उसी के साथ साथ गाइज अगर हम लोग देखने जाए कि ग्रोथ रेट किस वजह से हो रही है एक्सपोर्ट्स की, किस में हो रही है, तो ड्रग एंड फार्मा एक्सपोर्ट्स में हो रही है, विच ग्रू फ्रॉम ओवर 29% इन अक्टूबर, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गए, इंजीनियरिंग गुड्स एंड एग्रीकल्चर आइटम्स ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बट बियॉन्ड द ग्रोथ रेट रिलेटिव टू अक्टूबर 2022 द पिक्चर चेंजेस समवॉट। अगर हम लोग अक्टूबर 2021 की बात करें ना, और अभी के डेट में अक्टूबर 2023 की बात करें, तो 2 साल में हम लोग देख सकते हैं कि ओवरऑल 6% जो है वो कम हुआ है 2 सालों में। ऑन द इम्पोर्ट फ्रंट द स्टोरी इज स्लाइटली डिफरेंट। लेकिन अगर हम लोग इम्पोर्ट फ्रंट की बात करें ना, तो स्टोरी जो है ना वो थोड़ी सी अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि वो ग्रो होते जा रहा है। जैसे अक्टूबर 2021 में इम्पोर्ट था $53.6 बिलियन, ओके। वही 2022 में ये हुआ $57.9 एंड 23 में आज के डेट में कितना हुआ है 65। तो देखो 53 से कितने पे आ गए, 65 पे आ गए, वही इंपोर्ट में, ओके। और अगर एक्सपोर्ट की हम लोग बात करें तो क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट की मैं बात करूँ तो 2021 में था $35.7 बिलियन, ओके। और आज कितना है 33.57। तो ये बढ़ना चाहिए, ये घट रहा है, ये घटना चाहिए, ये बढ़ रहा है, राइट। सो ये तो ग्रो हो रहा है, लेकिन वो कम हो रहा है। तो ये एक कंसर्न करने वाली बात है यहाँ पे। एंड गाइस ट्रेड डेफिसिट में ज़्यादा डिफरेंस होएगा तो क्या होगा, हाई ट्रेड डेफिसिट शुड ऑलवेज बी मॉनिटर, हमेशा मॉनिटर करते रहना चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक करेंसी जो है ना उसको वो वीक करेगा। क्यों, क्योंकि द डोमेस्टिक करेंसी स्ट्रेंथ रिलेटिव टू अदर करेंसीज सच एज US dollar takes a hit. A relative weaker rupee further worsens trade deficit because more rupees are required. क्योंकि अगली बार जब हम लोग इंपोर्ट करेंगे ना, बाहर से कुछ अंदर लाएंगे ना, तो हमको और ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा ना। अगर हमारे रुपये का वैल्यू गिरता है तो हमें और ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और ज़्यादा रुपीज़ देना पड़ेगा अगेंस्ट डॉलर, ओके। दैट इज़ द थिंग। आई होप यू अंडरस्टूड दिस आर्टिकल। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, फाइन।
सो गाइज आज के लिए इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। अगर आपको कोई भी डाउट है आप हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको किसी भी एग्जाम के लिए कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत है तो यू नो वी हैव द बेस्ट काउंसलर। बस आपको फ़ोन उठा के इस नंबर को डायल करना है, या सिंपली आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी हमें आपके डाउट्स जो है, आपके कंसर्न्स जो है वो पूछ सकते हो। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। दोनों की लिंक गाइज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो बाय एवरीवन, टेक केयर। मिलते हैं कल के हमारे ERNA में।